तो भाई अभी तुमने शेल थ्योरम भी न्यूटन ने ही दी थी। ये काफी इनफेमस सी थ्योरम है। बच्चे ज्यादा इसको ग्रेविटेशनल थ्योरम दे देते हैं, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। न्यूटन के द्वारा ही दी गई थी। इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट यानी कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट साइज है, कोई भी शेप हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। साइज है जो कि नोटेबल है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं साइज को। बहुत छोटा है, नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर भी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है। उसके ऊपर कैसे एक्ट होती है वो हम शेल थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो ये दो तरीकों से हम बता सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट मास है वो एक स्फेरिकल शेल से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक स्फेरिकल शेल है, कि बाहर क्या है कि यूनिट पॉइंट मास है वो लाई कर रहा है, या आउटसाइड द स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर वो बाहर है उससे। तो वो जो बाहर है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड विद स्फेरिकल सिमेट्रिकल इंटरनल मास, यानी कि अंदर भी जो स्फीयर है उसके अंदर कुछ मास है, उसके अंदर एक सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है स्फीयर के अंदर, यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा का सारा मास स्फीयर का। तो शैली स्फीयर होगा ना, तो उस पॉइंट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इधर, क्या भाई तू इधर आ, ठीक है। और जो सारा का सारा एंटायर मास है वो इसी का ही पार्ट है, इस तरह से। और जो सारा का सारा मास है, ये वाला जो पॉइंट है इसके सेंटर तक पहुंचे, इतना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसको अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जो मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, इस तरह से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरे पास शेल है, इसका ओरिजिन है, सेंटर है, इसका रेडियस है, मास है एल। ये और यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट मास पड़ा है, इसका मास स्मॉल है, ठीक है। एक पी पोजीशन पे है, सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस ये रहा, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या होगा जब ग्रेविटेशन फोर्स है शेल के वेरियस रीजन के से एक्सर्ट की गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से, यानी कि उसने ना इसको अपनी तरफ लेके आना है, बस अलग अलग रीजन से ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होंगे, एक्सर्ट होगी, सॉरी। तो उसके कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, जो उस पॉइंट मास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे टू द सेंटर। तो मान लीजिए ये इस साइन के अकॉर्डिंग हो रहा है सारा कुछ, ठीक है, इस तरफ खींचा जा रहा है, ड्रफ्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ये रहा, इधर होगा, मतलब इतना लगाया जाएगा, इसको प्रॉपर लिखिए ऐसे, तो जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। जो स्मॉल आर है ना, ये वाला आर, इससे तो बहुत ही छोटा, सॉरी बहुत ही बड़ा है, छोटा कह दिया। तो ये जो स्मॉल आर है ये बड़ा तो है ही, पर किसी किसी केस में इक्वल भी होता है, जितना ये उतना ही डिस्टेंस, यानी कि मान लो यहीं पे मेरे पास है वो, ये भी केस हो जाता है। तो जब सभी तरफ से जब फोर्स लग रही है ऐसे, एम को अपनी तरफ खींचने के लिए सारी फोर्सेस को हम सम अप कर देंगे ऑल ओवर द रीजन ऑफ स्फीयर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एक्ट करेगी along the joining the point mass to the center, यानी कि ये वाली फोर्स होगी ऑब्वियसली जो एक्ट करेगी, ठीक है। ये है पॉइंट मास को बड़ी मास की तरफ खींचने की तरफ जो प्रोसेस होती है शेल थ्योरम में। दूसरा क्या तरीका है, अगर पॉइंट मास शेल के अंदर ही हो तो, तो बाहर था, अब अंदर वाले का क्या करेंगे, वो एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर लाई कर है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी पॉइंट मास के ऊपर वो जीरो होगी,
लेकिन अगर जो पॉइंट मास है वो होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं करे, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल अलग चीज है, यानी कि वो अंदर से खाली है, ठीक है। अगर वो एक होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर के ऊपर लग रही है, जो फोर्स होगी ऑन द पॉइंट मास टू एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो फोर्स होगी एक्सर्टेड होगी बाय द स्फेरिकल मास सिचुएटेड इंटीरियर टू द पॉइंट मास के आसपास के पॉइंट मास के अंदर भी जो लग रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मान लो मेरे पास अगर तो होलो है, तो फिर ये मेरे पास रेडियस है, जैसे इसके बीच का डिस्टेंस है आर, यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लग पाएगी, अंदर ही है, जब ऑलरेडी अंदर ही आ गया, अंदर ही चाहिए था, ठीक है। तो नो फोर्स इज एक्टिंग, एफ इज जीरो, चाहे आर छोटा है बड़े आर से, स्टिल इट इज जीरो। बट अगर मेरे पास होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर है, तो एक तो ये हो गया, एक स्फीयर इसकी वजह से बन रहा है, मतलब काइंड ऑफ अज्यूम करेंगे हम सॉलिड स्फीयर है, यहाँ से लेकर पूरा आर, तो ये स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ये वाला स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर का मास है एम आर, है इसी का पार्ट जिसमें जो इसके अंदर वाला पॉइंट मास के अंदर वाला जो स्फीयर है, वो पूरे स्फीयर का मास है एम। और याद कर रहे भाई, एफ इज इक्वल टू डी एम आर, एम अपॉन आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, जो एम आर है अपॉन एम है, जब हम ये करते हैं तो एम आर के सामने जो ये इसकी क्यूब अपॉन इसकी क्यूब आ जाती है, ठीक है। एक यूनिट होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है काइंड ऑफ, जो पॉइंट मास की इंटरनल का मास है और जो पूरा मास, उनकी जब रेशो आएगी, उनकी जो दोनों रेडियस है, जो दोनों डिस्टेंसेस है, उनकी क्यूब इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर एम आर की वैल्यू को फिक्स करते हैं, ठीक। जब फिल किया जी, यहाँ पर आ जाएगा एम, एम आर क्यूब, एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी एम एम आर और आर क्यूब, ठीक है। वेरियस रीजन में स्फेरिकल शेल के वो पॉइंट मास को अलग अलग तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि इसके अंदर है, अलग अलग डायरेक्शन से करती है। तो ये जो सारी की सारी फोर्स, बाकी की फोर्सेस कैंसिल हो जाती है, सिर्फ यही रह जाती है, ठीक है। ये है शेल थ्योरी। तो इस बारे पहले वाले में ये हमने दोनों लिया था, अगर मैं सॉलिड लूं, मास बाहर है, फिर वही चीज होगी, सिर्फ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, फिर सॉलिड वाले में भी, दोनों वाले में भी, सॉलिड वाले में भी, दोनों में सेम चीज होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल शील्डिंग, शील्डिंग क्या होता है कि ग्रेविटेशन की हेल्प से एक शील्ड बनाने, जैसे तो साईफाई मूवीज में नहीं दिखाती, एक फोर्स है, कलर्ड फोर्स दिखाई जाती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड सी बन जाते हैं, उसके आगे से लेजर्स नहीं जाते, गन्स नहीं जाती वगैरह वगैरह, ठीक है, बुलेट्स नहीं जाती। तो क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से भी एक शील्ड क्रिएट की जा सकती है? देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही है इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, वो जीरो है, हमें पता है। बट फिर जो शेल है वो उसको शील्ड नहीं करता फ्रॉम दी अदर बॉडी आउटसाइड, ठीक है। जो शेल के बाहर की बॉडी से, मान लो कोई शेल है, जैसे पॉइंट मास है, अंदर तो कुछ नहीं चल रहा, शेल के अंदर तो एफ जीरो है, लेकिन जो शेल है उस ऑब्जेक्ट को, उस पॉइंट मास को शील्ड नहीं करता, कि जो बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं या पॉइंट मास पड़े हैं उसे वो शील्ड नहीं करता, वो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके बाहर खींच सकते हैं इसको, रिफ्लेक्शन करके, ठीक है। उनका पूरा हक है, हो सकता है एक इसके अंदर प्रेजेंट और एक पॉइंट मास इसके अंदर है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, दिस इज पॉसिबल,
तो इस तरह से इसको शील्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ऐसा याद किया कि इतनी कोल्ड ही लग गया मुझे। चलो, मेरे पास है मास ऑफ जुपिटर, दिस इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 किलोग्राम। यहाँ पे एम लिख लेती हूँ। मास ऑफ सन है 1.99 10 टू द पावर 30। ज्यादा फर्क नहीं दोनों में। जो मीन डिस्टेंस है बिटवीन द जुपिटर एंड द सन इज 7.8 into 10 to the power 11 मीटर। हमने करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स विच सन एक्सर्ट्स ऑन जुपिटर, जो सन जुपिटर के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स अज्यूम करने जो जुपिटर है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द सन, तो उसके अकॉर्डिंग जुपिटर की स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चीजें सारी गिवन है, जी पता है सब जगह पे, तो क्या एक्ट करेगी 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर के ऊपर किलोग्राम से। एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, जी एम जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू फिल करेंगे, 6.67 into 10 to the power -11 into 1.99 into 10 to the power 30 into 1.9 into 10 to the power 27 अपॉन 7.8 into 10 to the power 11 की ऊपर पावर 2 कर लो। देखो 30 प्लस 27 क्या हो जाएगा, 57, 57 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 46, ठीक है। 10 टू दी पावर 46, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अपॉन 10 की पावर की स्क्वायर आएगी, यानी कि ऊपर इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, 10 की पावर 22 हो जाएगी। 10 की पावर 22 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आंसर में आ जाएगा 10 टू दी पावर 24, नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ठीक है। इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कौन इसकी स्क्वायर करो, ये तो आप जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं उससे कर, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। पहले तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, और फिर अपॉन 7.8 की स्क्वायर करके लिख दो यहाँ पे, फिर उनको डिवाइड कर दो। जो भी पॉइंट आगे पीछे करना होगा वो करके आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 23 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है। और आंसर पीछे न्यूटन में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आया देखो 4.145 into 10 to the power 3 23 26। So gravitational force of attraction between sun and Jupiter जो सन की तरफ हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करे। क्यों हमने क्या था, हमने अज्यूम किया कि जुपिटर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है सन के इर्द गिर्द, तो इस तरह से। अब अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सन की ग्रेविटेशन फोर्स की उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है जहां जहां जुपिटर जा रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही है, तो किया था भाई एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के केस में। तो भी आ जाएगा आर एफ अपॉन एम, ठीक है। वैल्यू फिल कर दो, आर है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एफ है मेरे पास अभी निकाला था 4.14 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन मास किस करेंगे, किसकी निकाल रहे हैं, जुपिटर की। तो यहाँ पर एम की आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27। को भी सॉल्व कर देंगे, 23 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 34, 34 माइनस 27, ये टोटल 7 से 7 7 ही रह जाएगा, 10 टू द पावर 7 कर देगा। फिर इंटू दिस है, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई इधर उधर कर देना, आपके पास 10 का भी आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना हुआ। अभी आगे एक दो टॉपिक और करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। मैम हाँ जी मैम कल कर ले टॉपिक। ठीक है, कल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।